नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना की तीसरी लहर का कहर कब थमेगा, ये सभी के जहन में बड़ा सवाल बना हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि मार्च मिड तक तीसरी लहर खत्म हो सकती है। देश भर में पिछले कुछ दिनों से रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं, तो प्रदेश में भी आंकड़ा 9,000 तक पहुंच चुका है। अकेले गुरुग्राम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में करीब 3,500 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद में भी 1435 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुरुग्राम फरीदाबाद में लगातार बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया। अनिल विज ने कहा कि दिल्ली में अनियंत्रित संक्रमण से एनसीआर के जिलों में केस बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले बड़ी बहस में हरियाणा का एक हफ्ते का हाल जरा आपको दिखा देते हैं। और जरा आप सबसे पहले हरियाणा के एक हफ्ते का हाल आप देखिए। 10 जनवरी से शुरुआत करते हैं, जहां पर 5,166 संक्रमण के मामले सामने थे। 11 जनवरी को थोड़ा सा ग्राफ बढ़ता है, 5,736 तक पहुंचता है। 12 जनवरी को ये इसी तरीके से लगभग बराबर ही चलता है, 5,746 हो जाता है। 13 जनवरी को ये बढ़ करके 6,883 नए मामले सामने आते हैं। 14 जनवरी को 7,591 मामले सामने आते हैं। 15 जनवरी को 8,841 नए संक्रमितों की संख्या पहुंच जाती है। वहीं 16 जनवरी को अगर देखें तो 9,050 नए संक्रमितों का आंकड़ा सामने आता है। वहीं जरा ये लगातार आपको हरियाणा का हाल भी दिखा रहे हैं और बीते जो 10 दिन हैं उसमें कितना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ा है, संक्रमण का क्या स्वरूप रहा है, वो लगातार जरा आप देख रहे हैं। तो हरियाणा की स्थिति को आपको समझना होगा, क्योंकि यहां ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बीता जो समय रहा है, क्योंकि टीकाकरण को 1 साल हो चुका है, तो ऐसे में हरियाणा की स्थिति आज के समय में क्या नजर आ रही है। बीते 1 साल के अंदर जब वैक्सीनेशन का अभियान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा, तो उसमें हरियाणा के अंदर क्या स्थिति है, जरा वो आप लगातार आंकड़ों के जरिए देख रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपकरण और दवाएं प्रदेश में मौजूद हैं और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर एनसीआर क्षेत्र पर पड़ रहा है। हमारे प्रदेश में भी जितने रोज़ के नए केसेस हैं, जो कि लगभग 9,000 हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा तो गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत के हैं। दिल्ली के अनियंत्रित संक्रमण का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता भी है और पड़ भी रहा है, लेकिन हम अपने प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार सब जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं का इंतज़ाम करके उनसे निपट रहे हैं। ये देखिए, हम हरियाणा में हम वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं। पहली डोज तो 100% लोगों को हमने लगा दी है। दूसरी डोज भी 77% लोगों को लग चुकी है। अभी कईयों की ड्यू नहीं है। जहाँ तक बच्चों का बात है तो 7 लाख बच्चों को इंजेक्शन लगाया जा चुका है। अब हमने निर्णय लिया है कि जो बच्चा 15 से 18 साल तक की आयु का जो बच्चा इंजेक्शन नहीं लगाएगा, उसको स्कूल खुलने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं महामारी की मार से बचने के लिए टीकाकरण का भी अहम योगदान रहा। वैक्सीनेशन ड्राइव को 1 साल पूरे हो गए हैं। 1 साल में 157 करोड़ से ज्यादा खुराक लगी। ग्राफिक्स के जरिए देश और प्रदेश का हाल जरा आपको दिखाते हैं। तो जरा देश और प्रदेश की स्थिति आप देखिए। देश में जो टीकाकरण बहुत तेजी के साथ बढ़ा, उसमें कुल खुराक 157 करोड़ से ज्यादा को लगी। पहली डोज लगने वालों की संख्या जो है वो 92% से ज्यादा है। दूसरी डोज जिनको लगी वो 65 करोड़ की आबादी को अब तक दूसरी डोज लग चुकी है और फुल वैक्सीनेट जो है वो करीब 70% तक का हो चुके हैं। वहीं बूस्टर डोज करीब 13% लोगों को लग चुकी है। वहीं 15 से लेकर के 18 साल तक की उम्र के 3.25 करोड़ से ज़्यादा तक इसकी संख्या मानी जा रही है। तो ऐसे में बहुत तेज़ी के साथ युवा वर्ग को भी टीकाकरण के इस अभियान के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की, बताने की, आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश है कि कुल खुराक अभी तक 157 करोड़ से ज़्यादा, पहली डोज जिसमें 92% से ज़्यादा को लग चुकी है। दूसरी डोज का आंकड़ा 65 करोड़ से ज़्यादा को पार कर चुका है। तो हरियाणा में टीकाकरण का अभियान जो कि तेजी के साथ बढ़ा, जरा वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। कुल टीके लगभग 3.8 करोड़ से ज्यादा
अब लग चुके हैं, पहली डोज जिसमें 100% हो चुकी है। यानी कि एक बड़ा लक्ष्य है जिसको हरियाणा ने छू लिया है। जिस आंकड़े को पार पाना ये बड़ा मुश्किल होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसको फिलहाल पहली डोज को 100% पूरा किया गया। दूसरी डोज 77% से ज्यादा और बूस्टर डोज जो है वो 50,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है। वहीं 15 से 18 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको 50,000 से ज्यादा अभी तक टीकाकरण हो चुका है। तो यानी कि हरियाणा के अंदर ये टीकाकरण की स्थिति है। और बीता एक साल जो टीकाकरण का रहा है उसमें बहुत तेजी के साथ लोगों को वैक्सीनेट करने का जो काम किया गया, उसमें एक बड़ी उपलब्धि पहली डोज को लेकर के यहाँ जरूर हरियाणा को मिली है, क्योंकि पहली डोज 100% लोगों को लग चुकी है, दूसरी डोज 77% से ज्यादा को लग चुकी है, और वहीं बूस्टर डोज जो कि अब शुरुआत हुई है तो 50,000 से ज्यादा लोगों को ये बूस्टर डोज भी लग चुकी है। वहीं 15 से लेकर के 18 साल तक की उम्र के जो लोग हैं, खास करके इसमें युवा वर्ग है, उसमें 3.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। और जानकारी तो इस बीच ये भी मिल रही है कि 12 साल से लेकर के और 15 साल तक की उम्र के बच्चों को भी अब आने वाले समय में वैक्सीनेट करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। और बाकायदा ये माना जा रहा है कि मार्च से इस अगला जो फेज है टीकाकरण का, जिसमें 12 से लेकर के 15 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें जोड़ा जाएगा, उनको भी वैक्सीनेट करना है। तो एक बड़ा लक्ष्य है और देश की जब बड़ी आबादी है तो ऐसे में वैक्सीनेशन का ये अभियान बड़ी चुनौती के तौर पर भी था, लेकिन अब बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर अलग अलग राज्यों की सरकारों के द्वारा प्राप्त हुई है, जिसमें हरियाणा का जो टीकाकरण का ग्राफ है लगातार आप देख पा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी चुनौती एक और भी यहाँ नजर आ रही है कि साथ के आसपास के जो दूसरे राज्य हैं वहाँ से होने वाली जो आवाजाही है, क्या वाकई में ये हरियाणा को बहुत हद तक प्रभावित कर रही है? क्योंकि हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री के द्वारा, अनिल विज के द्वारा ये कहा जाता है कि दिल्ली में जितनी तेजी के साथ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये बहुत हद तक दिल्ली एनसीआर के जो आसपास के जो इलाके हैं उनको बहुत हद तक प्रभावित कर रहा है। इसमें गुरुग्राम भी है, इसमें फरीदाबाद भी है, इसमें सोनीपत भी है। और इसीलिए जो इन इलाकों के अंदर, इन जिलों के अंदर जो तेजी के साथ संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही है, इसका एक बड़ा कारण है कि दिल्ली से लोगों की आवाजाही इन इलाकों में ज्यादा नजर आती है। तो सवाल यही है कि कैसे अब इस आवाजाही को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाएगा, कैसे हम इस बढ़ते संक्रमण को रोक पाने के लिए सरकारों के द्वारा कुछ और नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी या कुछ और सख्ती भरे कदम उठाए जाएंगे क्या? और बार बार जब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर ग्राफ अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है, तो क्या इसका प्रभाव आसपास के दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा? और बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या दिल्ली के अंदर कोरोना की जो पीक है वो क्या गुजर चुकी है और धीरे धीरे जो संक्रमण का ग्राफ धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, क्या ये राहत भरे संकेत देता है? और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के महत्वपूर्ण सवाल आपको जरा दिखाते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि बड़ा सवाल तो यहां यह भी उठता है कि हरियाणा में दिल्ली की वजह से क्या संक्रमण बढ़ रहा है, जिस ओर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ इशारा है। सवाल तो यहां पर यह भी बनता है कि टीकाकरण का 1 साल हो चुका है और हरियाणा का इसमें हाल क्या है? क्या हरियाणा ने वाकई में उस तेजी के साथ अभी तक वैक्सीनेशन के इस काम को आगे बढ़ाया है जिसकी वजह से लोगों को सुरक्षा का चक्र बनाया जा सके? चलिए जरा एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है, जरा जल्दी से आपको उनसे मिलवा देते हैं। फरीदाबाद से सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ आईएमए के चेयरपर्सन डॉक्टर पुनीता हसीजा कार्यक्रम में है। पुनीता जी, बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अजय सिंगला हमारे साथ कार्यक्रम में, और साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता ओंकार सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन मैं शुरुआत जो है डॉक्टर साहब आपके साथ करना चाह रहा हूँ। मैं अजय सिंगला जी, यहाँ मैं आपसे रिएक्शन लूँगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं आईएमए की जो चेयरपर्सन है हमारे साथ डॉक्टर पुनीता हसीजा, मैं जरा उनका रुख कर रहा हूँ। जरा ये बताइए हसीजा जी कि ये जो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलती हुई नज़र आ रही हैं, संक्रमण का ग्राफ बहुत तेज़ी के साथ जब बदलता हुआ स्वरूप आज उसका नज़र आ रहा है, दिल्ली के अंदर ग्राफ कम हो रहा है, लोगों के मन में बड़ा सवाल ये है कि क्या अब पीक जो है वो गुजर चुकी है? क्या हम उस बड़े खतरे से निकल चुके हैं, या फिर बार बार जो कहा जा रहा है कि पीक अभी आनी बाकी है, इंतजार किया जाना चाहिए? नमस्कार, थैंक यू सो मच। जैसे कि आप खुद ही बता रहे हैं कि ग्राफ अभी बढ़ रहा है, और हम बहुत बार पहले भी ये बता चुके हैं कि ये जो नया वायरस ओमिक्रॉन है, इसकी जो स्प्रेड करने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए स्प्रेड तो ज़्यादा होगा ही होगा, लेकिन इसकी जो बीमारी जो है लोगों को हो रही है, या लोगों को जो इसके सिम्टम्स आ रहे हैं, वो नॉर्मल एक फ्लू जैसे हैं, अनलेस कि जिसको किसी को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो वो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अदरवाइज
हमने देखा है इस वेव में कि हॉस्पिटल एडमिशन्स काफ़ी कम हैं, और जो एडमिशन हुए भी हैं वो भी 3 से 5 दिन के अंदर ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। लोगों में लेकिन डर तो है, देखो, क्योंकि कोविड है, ये बार बार अपना रूप बदल रहा है, वायरस में चेंजेस आ रहे हैं, तो अभी ये कहना बहुत ही अर्ली है कि हमारी पीक आ चुकी है, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आज भी हम डॉक्टर गुलेरिया जी का लेक्चर आता है रेगुलरली, तो मैं उनका सुन रही थी लेक्चर, उसमें भी ये कह रहे हैं कि अभी पीक आनी है हमारी, और काफ़ी हद तक नियरिंग पीक है हम लोग। और जैसे ही लगता है कि 30 to 40% पॉपुलेशन में अगर ये इन्फेक्शन हो जाती है, कि कुछ लोग एसिम्टोमेटिक हैं, वो अपने टेस्ट भी नहीं करवा रहे हैं, और कुछ लोग सिम्टोमेटिक हैं, उनके टेस्ट हो पा रहे हैं, तो एक तरह से अभी कहना बड़ा जल्दी है। लेकिन जहाँ तक सब लोगों की राय है कि ये जनवरी में इसका पीक मैक्सिमम आना है अभी, तो इसलिए थोड़ा सा है कि अपना वैक्सीनेशन तो आपने जैसे समझाया कि बहुत ज़रूरी है लगवाना, लेकिन मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग तो हमारे अपने हाथ में है। अगर हम ये सब करते हैं तो हम बहुत जल्दी इस पीक को भी कवर अप कर लेंगे। और अभी तक की जितनी भी हमारी देखा गया है व्यवस्थाओं में, तो ऐसा कोई हमारे को बहुत मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसके अंदर। तो डेफिनेटली ध्यान तो हमें रखना ही है। मेरा और दूसरा आपके- सवाल पुनीता जी आपसे ये है, मैं उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगा, लेकिन मेरा आपसे जी। सवाल ये है कि हमने देखा कि 1 साल बीत चुका है वैक्सीनेशन को लेकर के, ये अभियान शुरुआत से लेकर के और अभी तक हम देखें तो अलग अलग पड़ाव इसमें सामने आए, कई बार इसमें अफवाहें बहुत हद तक बनी, वैक्सीन को लेकर के बहुत बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन इन सबको पार पाते हुए अब एक ग्राफ जो है हरियाणा के अंदर सामने आता है और पहली डोज लगवाने में 100% लोगों को हरियाणा जो है वो यहाँ पर नजर आता है। तो इसमें ये कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं और कितना आगे और बड़ा लक्ष्य आप इसको मान करके चल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, इस मामले में कोई दो राय ही नहीं है। हरियाणा में वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ है, और लोगों ने और अपने एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल हॉस्पिटल एंड हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन IMA ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और लोगों में काफ़ी जागरूकता थी इसके बारे में। सेकेंड डोज भी काफ़ी लोगों को लग चुका है। आपके लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि गवर्नमेंट से हम गुजारिश कर रहे हैं कि 12 से 15 एज ग्रुप के लोगों को लो, और आज आपने एक अच्छी खबर सुनाई कि गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है, क्योंकि बाहर के देशों में 12 से 15 साल के बच्चों को भी लिया जा रहा है। अगर वो बच्चे भी कवर हो जाते हैं तो वैक्सीनेशन हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और काफ़ी फरीदाबाद में भी काफ़ी अच्छे से वैक्सीनेशन का चल रहा है, आई थिंक हर बूथ में, और इतनी कोई भीड़ भी देखी नहीं जा रही है, बहुत सिस्टमेटिक वे में सब काम चल रहा है और सबको प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा सिविल हॉस्पिटल एंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद के ठीक पात्र है हैं। पुनीता जी, मैं वापस लौटता हूँ। अब मैं जरा आपके पास जब वापस लौटूंगा तो जरा आपसे ये जानने की कोशिश होगी कि अभी जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं क्या वाकई में वो ठीक है, या कुछ हद तक हमें और सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर पीक नज़दीक आएगा तो अब बहुत तेजी के साथ संक्रमण भी फैलेगा और हमें बहुत हद तक सावधानी बरतने की उस वक्त जरूरत भी होगी। तो क्या हमें करना होगा, मैं जरा आपसे वापस लौटूंगा तो जानूंगा आपसे, लेकिन जरा मैं अभी जोड़ रहा हूँ विजेंद्र जी को। विजेंद्र जी, सरकार की ये बड़ी उपलब्धि और बड़ा सरकार की तरफ से बेहद इसमें कोशिश की गई, जिसमें सफलता भी यहाँ पर जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। इसमें लोगों का सहयोग था, प्रशासनिक अधिकारियों का और खास करके हेल्थ केयर वर्कर्स का, जिन्होंने बड़ी तत्परता के साथ इस पर काम किया। लेकिन पहली डोज लगवाने में 100% लोगों को वैक्सीनेट करने का, जो पहली डोज देने का जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। लेकिन इस दौरान इस 1 साल के दौर में सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या रहा? आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपने खुद आंकड़ों को सामने रखा है और ऐसे आंकड़ों को रखा है, तो आपको जानकारी है से अधिक लोगों को, और जो सेकंड डोज की अगर मैं बात करूं शुभेंदु जी, तो उसमें भी 77% से अधिक लोगों को हम डोज लगा चुके हैं। अगर हम फर्स्ट डोज की बात करें तो लगभग 2,20,00,000 से अधिक लोगों को ये डोज हम लगा चुके हैं, और सेकंड डोज की अगर हम बात करें तो 1.60 CR के आसपास ये डोज हम लगा चुके हैं। तो हरियाणा प्रदेश अपने आप में पूरे देश के अंदर अग्रणी राज्य है शुभेंदु जी, जो कोरोना की इस महामारी से लड़ने में, चाहे वो फर्स्ट महामारी की बात हो, जो पहली जो लहर आई थी, चाहे वो दूसरी लहर की बात हो, दोनों ही समय हरियाणा प्रदेश ने एक अच्छे तरीके से हम इससे निपटे हैं। और दिल्ली में, क्योंकि इस समय राजनीतिक विषय नहीं है ये, क्योंकि पूरे देश में महामारी फैली हुई है, पूरी दुनिया में शुभेंदु जी फैली हुई है, लेकिन जिस तरह से आज माननीय गृह मंत्री हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने चेताया है दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को, कि जिस तरह से पहली और दूसरी लहर के समय अरविंद केजरीवाल जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, तरह तरह के बहाने, आरोप उन्होंने लगाए थे, कभी ऑक्सीजन के सिलेंडर रोकने का आरोप वो हरियाणा प्रदेश के ऊपर लगाते थे, और कभी कभी वो हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते रहते थे केजरीवाल जी। तो माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनको पहले से चेताया है कि इस बार आप पहले से सतर्क रहें, और क्योंकि हमारे जो
दिल्ली से लगते हुए जो जिले हैं, चाहे वो फरीदाबाद है, चाहे वो गुड़गांव है और चाहे वो सोनीपत है, वहां पर इसका ज्यादा प्रभाव इसलिए भी है क्योंकि जो लापरवाही दिल्ली के अंदर हम देखने में हमें आ रही है, उसको थोड़ी सख्ती अगर वो बरतेंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा हरियाणा प्रदेश को भी मिलेगा, दिल्ली को भी मिलेगा, क्योंकि हम तो चाहते हैं पूरे देश के अंदर इसका जो प्रभाव है वो कम से कम हो शुभेंदु जी। और अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बात करूं, जो हरियाणा सरकार ने शुभेंदु जी पिछले साल के मुकाबले इस साल जो हमने सतर्कता बरती है, सावधानी बरती है, जो सुधार किया है हेल्थ के सेक्टर में, अगर हम ऑक्सीजन प्लांट की बात करें शुभेंदु जी, तो पिछली बार एक भी ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास नहीं था और अब की बार 84 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर चुके हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर हम लोग। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की अगर मैं बात करूं शुभेंदु जी, तो पहले 679 थे पिछली साल जनवरी में, इसी साल हमारे पास आज 7219 की हमारे पास संख्या हो चुकी है। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास डी टाइप के जो है वो 1794 थे और आज वो संख्या बढ़ के 4950 की हमने करी है। ऑक्सीजन बी टाइप जो सिलेंडर है वो 4237 थे, जिसकी संख्या को हमने 9067 तक हम लेके आए हैं। ऑक्सीजन बेड की अगर मैं बात करूं तो ये 12719 बेड की व्यवस्था हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर की है शुभेंदु जी। आईसीयू बेड हमने 5036 की है। बी टाइप सिलेंडर जो बेड है उसकी संख्या भी हमने 10,000 से अधिक पहुंचाई है। और वेंटिलेटर की अगर शुभेंदु जी मैं बात करूं तो इसकी संख्या भी 3150 से अधिक हो चुकी है। जहां तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात है, वो स्वयं जी वाले 1 लाख की संख्या में आज हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पास सुरक्षित है। पीपीई किट हमारे पास 20,963 की संख्या में हमारे पास उपलब्ध है। N95 मास्क हमारे पास 4,71,000 की संख्या में उपलब्ध है। वैक्सीनेशन का मैंने आपको बताया, फर्स्ट डोज हमारी 100% हो चुकी है, सेकंड डोज हमारी 77% हो चुकी है। विजेंद्र जी, ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं ना, ये बेहद हैं। अच्छे आंकड़े हैं, बेहद अच्छे आंकड़े हैं। ये राहत भी देते हैं कि चलिए इतनी बड़ी तैयारी है, लेकिन असल मायने में जब दूसरी लहर आई, पहली लहर में तो चलिए हम ये मानते हैं कि हमारे सामने कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पहले कोई अनुभव नहीं था, लेकिन दूसरी लहर में हमारे पास तैयारी करने का वक्त भी था और थोड़ा समय भी था। हम सीख चुके थे कि पहले क्या हुआ है और उसके आधार पर हमें एक्शन लेना था। लेकिन जो आप बेड को लेकर के कह रहे हैं, आप मेडिसिन को लेकर के कह रहे हैं, आप ऑक्सीजन को लेकर के कह रहे हैं, ये बड़ा संकट उस वक्त नजर आया था। आपने देखा होगा ये इसको लेकर के भरमार थी, लगातार एक दूसरे से मदद की आस की जा रही थी, एक दूसरे से हेल्प के मैसेजेस चल रहे थे। तो ठीक है, आंकड़े अलग बात है, लेकिन ज़मीन पर ये होना चाहिए। असल मायने में जब अगर कभी भी खुदा ना खास्ता कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, तो उस वक्त वहां पर लोगों को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। बस देखिए शुभेंदु जी, आज भी हरियाणा प्रदेश का जो रिकवरी रेट है वो देश में सर्वाधिक, हम 93% का रिकवरी रेट हरियाणा प्रदेश का है। इसके साथ साथ मैं बताऊं, कल की डेट में भी 66,598 टेस्ट हमने किए हैं। लगातार हरियाणा प्रदेश इस कोरोना महामारी से लड़ने में माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है। कोरोना की जो पहली और दूसरी लहर की भी अगर मैं शुभेंदु जी बात करूं आपसे, तो पहली दूसरी लहर के अंदर भी जिस तरह से बेहतर तरीके से हमने इस महामारी से निपटा है, और जो महामारी के अंदर जो उस समय सबसे बड़े जो संकट थे, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर के थे, चाहे वो बेड को लेकर के थे, और दिल्ली जैसा जो विकसित एक हमारे सामने एक उदाहरण, एक प्रदेश, एक शहर है, उसके जो ज्यादातर मरीज हैं आज भी हरियाणा प्रदेश के हॉस्पिटलों में अगर आप देखेंगे, चाहे वो फरीदाबाद है, चाहे वो गुड़गांव है, चाहे सोनीपत है, चाहे अन्य हमारे झज्जर आदि, रोहतक आदि के जो हमारे पीजीआई हैं, वहां पे दिल्ली के ज्यादातर पेशेंट है। इसीलिए विजेंद्र जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये प्रेशर हरियाणा पर, एनसीआर के इलाके पर इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको, क्योंकि आप किसी को मना तो नहीं कर सकते ना कि आप दूसरे प्रदेश से हैं, आपको इलाज नहीं देंगे, तो इसलिए आपको पहले से ही व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ अजय सिंगला जी भी लगातार कार्यक्रम में हैं। अजय सिंगला जी, अब इसमें जो सरकार की जो तैयारियां हैं, 1 साल का वैक्सीनेशन का जो रहा है समय, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या वाकई में ये ठीक रहा रफ्तार? क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन रही जिनको वैक्सीनेट करने का लक्ष्य सरकार के सामने था, बड़ी चुनौती के तौर पर था, जिसमें बहुत हद तक सफलता यहां पर मिलती हुई नजर आई। क्या कहेंगे आप राजनीति से ऊपर उठ करके? शुभेंदु जी, जी, 2 प्रश्न है, एक आंकड़ों का और एक दूसरों का। ये दोनों विषयों पे क्रमवार आपको, और जो आपका प्रश्न है, मैं शाबाशी देना चाहूंगा मेडिकल स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को, हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को, कि ये आंकड़े सामने आए हैं, उनको बहुत बहुत शाबाशी। दूसरी बात, मैं सरकार के आंकड़ों की और जमीनी हकीकत की, आपने भी प्रश्न किया अभी दूसरी लहर के बारे में आदरणीय प्रवक्ता महोदय से। सरकारी आंकड़ों में और जमीनी हकीकत में अंतर है। सरकारी आंकड़े तो ये भी थे जो हमारे संसद में कहे गए कि कोरोना से ऑक्सीजन, दूसरी लहर में ऑक्सीजन से एक भी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन पूरे भारतवर्ष ने देखा लोगों को रोते हुए अस्पतालों के बाहर कि ऑक्सीजन से मृत्यु हुई थी।
आपके चैनल ने भी उस समय बहुत दिखाया। सरकारी आंकड़े में और वास्तविक आंकड़ों में फर्क होता है। सरकारी आंकड़े तो ये भी थे कि दूसरी लहर के टाइम हमारे पास सब कुछ है, लाखों लाख मृत्यु हुई, सरकारी आंकड़ों में मृत्यु बहुत कम हुई। तो मैं जमीनी हकीकत की बात कहूंगा कि जमीनी हकीकत कुछ और है। सरकारी आंकड़े में 84 हॉस्पिटल ऑक्सीजन ये लगा दिए बनाने के, लेकिन हमारे कालका में भी एक बनाया जो अभी तक चालू नहीं हुआ है, वो 84 में ही आता है। ये जमीनी हकीकत है। जमीनी हकीकत सरकार की कुछ और है। मैं कहता हूं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक मारकर पीता है। दूसरी लहर में हमने बहुत कुछ भोगा, लाखों लोग गंवाए और सरकार ने वाही वाही लेने के लिए फोन पे ट्यून लगा दी, हमने विजय प्राप्त कर ली। शुभेंदु जी, योद्धा दोषारोपण नहीं करता। आखिर क्या कारण है आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को दोषारोपण की आवश्यकता पड़ गई? इससे तो मनोबल गिरता है। मान लो दिल्ली के मुख्यमंत्री कहने लग जाएं कि हरियाणा से लाखों लोग, हजारों लोग यहां पर आते हैं काम करने, वो कोरोना लेकर आते हैं, फिर क्या बनेगा? हरियाणा भी हमारा, हरियाणा की जनता भी हमारी, दिल्ली की जनता भी हमारी, देश की जनता। लड़ाई लड़ने का समय है, भागने का समय नहीं है, दोषारोपण का समय नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, आपने कह दिया हम बहुत सचेत रहे। हमने देखा हमारा देश कैसे सचेत रहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रात को पूरे विश्व हिंदुस्तान को सचेत किया कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और दिन में लाखों की रैली की यूपी में। इस तरह हम सचेत रहे। कोरोना बढ़ने का बहुत बड़ा कारण राजनीतिक भी है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारी राजनीतिक पार्टियों में जिसकी कमी रही। पहली बार कोरोना क्यों आया, पहली लहर आधा मिनट लूंगा, क्योंकि हमारी राजनीतिक शक्ति थी ट्रंप महोदय को बुलाना, मध्य प्रदेश में सरकार बनाना। दूसरी लहर क्यों बढ़ी, क्योंकि हमारी राजनीतिक शक्ति थी बंगाल जीतना। तीसरी लहर में हमारी राजनीतिक इच्छा थी यूपी जीतना। ये जो राजनीतिक इच्छाएं हैं, इस पे हम भारत की जनता को दांव पे लगा देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस जो हमारी भारत की जनता के खिलाफ जाती हुई हमारी राजनीतिक इच्छाएं हैं, इसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करने की जरूरत है। मैं सभी राजनीतिक दलों की बात, सभी राजनीतिक दल, ठीक है। हाँ, जो ये सिर्फ आंकड़ों की बात करते हैं, तो आंकड़े तो रोनी तब भी आती है जब संसद में कहा जाता है एक भी मौत नहीं हुई। ऑक्सीजन से मैं फिर रिपीट करता हूं। ठीक है, इस सवाल पर मैं जरा जवाब ले लूंगा, हालांकि इससे पहले कि कई कार्यक्रम है जिस पर इसी तरीके के सवाल उठे और जवाब भी दिया गया, लेकिन मैं वापस इस सवाल का जवाब लूंगा। लेकिन ओंकार सिंह जी, अब बढ़ते संक्रमण को लेकर के जब ये माना जा रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है, तो ऐसे में आपको लगता है कि अभी कुछ हद तक और सख्ती करने की जरूरत है, या कुछ ऐसा कदम उठाने की जरूरत है कि जब पीक पर कोरोना होगा, जिसके लिए कहा जा रहा है कि अब इस महीने के आखिर में या फरवरी महीने की शुरुआत में कोरोना जो है अपने चरम सीमा पर होगा, अपने पीक पर होगा, तो उस वक्त लोगों को सावधानी बरतने के लिए, लोगों को सचेत करने के लिए कुछ और करने की जरूरत है या कुछ और सख्ती कर देने की जरूरत है? शुभेंदु जी, मैं कहना चाहूंगा कि आज हमें राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। क्योंकि कोरोना एक अदृश्य शक्ति है, अदृश्य व्यक्ति है। जब कोई हमला करने वाला सामने हो तो उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन कोरोना हमारे सामने नहीं है। हमें नहीं पता कहाँ है कोरोना, कहाँ नहीं है, लेकिन हमारे को लग सकता है। और मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ सरकार के सहारे रहेंगे तो आप याद रखना, ये सरकार भी वही है और कोरोना भी यही है। ये सरकार वही है जो ऑक्सीजन की कमी से लाखों मृत्यु हुई, और सरकार ने बोला एक भी मृत्यु नहीं हुई। लेकिन आज मैं जो गृह मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे कह रहे हैं, ये बहुत ड्रामेबाजी वाली बात है। इस बीजेपी में दो बातें तो स्पष्ट नजर आती हैं। एक, आपदा में अवसर ढूंढ लो, जो प्रधानमंत्री कहते हैं। दूसरा, जब जिम्मेवारी आए किसी दूसरे के सिर पे ठोक दो। आज ये कहते हैं दिल्ली से कोरोना ये आ रहा है, अगर दिल्ली वाले कहते कोरोना यहाँ से वहां जा रहा, फिर क्या होगा? मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। हमारे को आज दोषारोपण करने की बजाय अपनी ऐसी सशक्तिकरण करना चाहिए ताकि कोरोना से हम मिलजुल कर पार पा सकें। अगर हम सिर्फ सरकार के सहारे रहते तो पहली लहर में आपने देखा था लाखों मजदूर कैसे जा रहे थे। अगर ये मंदिर, गुरुद्वारे, संस्थाएं, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं न होती तो बीजेपी के सहारे अगर रहते
तो लॉकडाउन के दौरान आधी जनसंख्या मार दी होती इन्होंने। और मैं बताना चाहता हूँ ये लोग आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। आज वैक्सीनेशन के ऊपर मोदी जी की फोटो है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि डेथ कोरोना की वजह से हो रही है, तो उस डेथ सर्टिफिकेट में भी मोदी जी की फोटो होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति को जिसने अपना परिजन खोया, जिसने अपने परिवार का मेंबर खोया, उसको जब भी डेथ सर्टिफिकेट देखे उसको याद आए इस मोदी के शासनकाल में हमारे को कोरोना ने मारा था। अब मैं स्वास्थ्य मंत्री के कहने पे आना चाहता हूँ, ये स्वास्थ्य मंत्री ऐसे हैं ये सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए बयानबाजी करते हैं। मैं अंबाला का ही रहने वाला हूँ, अंबाला से ही स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले अंबाला हरियाणा में लगा दी थी बात कि किसी भी सरकारी कार्यालय में तब तक व्यक्ति एंटर नहीं करेगा जब तक उसको दोनों डोज लागू नहीं होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने माना है कि ना तो हम वैक्सीनेशन के लिए किसी को जबरदस्ती कर सकते हैं और ना ही किसी डिपार्टमेंट में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, आप किस मुंह से रोक लगाते हो? आप क्यों नहीं अपनी व्यवस्था को सुधारते? आप ऐसी व्यवस्था बनाओ कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में लोगों को आना ही कम पड़े। आज आप नगर परिषद में देख लो, आधार कार्ड ठीक कराने की लाइन लगी पड़ी है, एनटीसी लेने वालों की लाइन लगी पड़ी है, तो टैक्स ठीक करवाने की लाइन लगी पड़ी है, म्यूटेशन करवाने वालों को देख लो, तहसील में चले जाओ, एसडीएम कार्यालय में देख लो, आपको लंबी लंबी लाइनें नजर आएंगी। ये सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती कि कोरोना काल में? ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं, विजेंद्र जी से जरा जवाब, उसके बाद मैं पुनीता जी आपके पास आता हूं। लेकिन विजेंद्र जी, ये बड़ा सवाल है कि आज भी जो लोग हैं ना वो अलग अलग परेशानियों से घिरे रहते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पर ओंकार सिंह जी का कि लोग चाहे आधार कार्ड को लेकर के परेशान हो, चाहे वो तमाम दूसरी अलग अलग छोटे छोटे तहसील के अंदर काम कराने को लेकर के परेशान हो, हम क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाएं? क्योंकि अगर कोई भी फिजिकल अगर जाता है, किसी भी ऑफिस में जाता है, तो लाइन में खड़ा होगा, लोग वहां पर खड़े रहेंगे, तो ऐसे में कोरोना संक्रमण की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो क्यों ना हम ऐसी एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी करें जिससे हम ऑनलाइन जो है, हालांकि बहुत हद तक काम चीजें जो है ऑनलाइन की जा रही हैं, क्यों ना हम इस पर भी फोकस करें? देखिए शुभेंदु जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और हरियाणा सरकार का पूरा फोकस, पूरा ध्यान इस तरफ है। और मैं बताना चाहूंगा अपने बड़े भाई ओंकार जी को, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। हमारी सरकार ने जो सीएससी सेंटर और अटल सेवा केंद्र जो खोले हैं उसके माध्यम से ओंकार जी 500 से अधिक सुविधाएं ऑनलाइन मिलती हैं, एक ही सेंटर पे एक ही छत के नीचे जाके मिलती है, कोई किसी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं होती है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे अजय बंसल जी हैं, हमारे बड़े भाई, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। दूसरा, अजय बंसल जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं और मेरे बड़े भाई हैं। अजय बंसल जी बड़े ईमानदार व्यक्ति, उन्होंने अभी खुद स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस सरकार की कमजोर नीति और जो कमजोर इच्छा शक्ति है उसके कारण कांग्रेसी राज्यों का बुरा हाल है, ये उन्होंने माना है। ये बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ टीवी पे बैठ के। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा अजय बंसल जी को कि अजय बंसल जी, हमारी सरकार ने कोविड टेस्टिंग लैब जो है वो प्राइवेट और सरकारी मिलाकर के जो 25 की संख्या और 25 की संख्या मिलाकर जो 50 की है, उसमें टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है वो 1,41,650 की संख्या तक इसको हम लेकर के आए हैं। और जहां तक अभी मेरे बड़े भाई ओंकार जी माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में सवाल कर रहे थे, मैं बताना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट तक भी आपके जैसे समझदार लोग इस विषय को लेकर गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं है, वो संवैधानिक पोस्ट है, उनका फोटो लगना कोई गलत बात नहीं है। तो बार बार ओंकार जी इस तरह का विषय आप ना उठाएं। और जहां तक बात आप अनिल विज जी की कर रहे हैं, आज अनिल विज जी, अरे भैया आप बीच में क्यों बोलते हैं? आपके बीच में बोला था मैं, आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए पहले। दूसरा देखिए, आप, मैं शुभेंदु जी बताना चाहूंगा आपको कि अगर ये अनिल विज जी की बात करते हैं तो अनिल विज जी तो जाके, चाहे वो पंचकुला की बात हो, चाहे वो रोहतक की बात हो, वो स्वयं जाके औचक निरीक्षण करते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं, कहीं कोई खामी अगर नजर आती है तो उसको दुरुस्त करने का काम करते हैं। और जहां तक इन्होंने दिल्ली का विषय उठाया, मैं बताना चाहूंगा अनिल विज जी ने बड़े स्पष्ट रूप से उनको सतर्क और सावधान किया है, क्योंकि कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने अपने हाथों को खड़ा कर लिया था और जिम्मेदारी दूसरे के कंधों पर डाल दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी अरविंद केजरीवाल जी को कि आपने आवश्यकता से अधिक स्टॉक करके रखी ऑक्सीजन अपने पास, आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश की जनता के साथ में। और उस समय जब ठीक है सर, खराब ठीक हुई है, तो आप ये भी कह रहे हैं, अब ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर बहुत तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है। विजेंद्र जी, और हरियाणा प्रदेश, ठीक है, अब सवाल तो सुन लीजिए। ठीक है, एक सवाल मैं और जोड़ रहा हूं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कर लेता हूं। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि दिल्ली के अंदर अगर संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, तीसरी लहर का बड़ा खतरा है,
तो ऐसे में इससे पहले भी हम इसी तरीके से बड़ी बहस कार्यक्रम में हम इससे पहले भी ये सवाल उठाते रहे हैं कि दिल्ली से आवाजाही जो हो रही है, क्यों ना आप उसको लेकर के कोई कड़ा कदम उठाएं। क्या वो सब संभव है? क्योंकि सिर्फ कह देने भर से कि दिल्ली से आवाजाही हो रही है, उसकी वजह से फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत या ऐसे जिलों के अंदर बहुत तेजी के साथ संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो क्यों ना आप उस पर प्रभावी एक्शन लें। मैं सुबेंदु जी बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं भी दिल्ली की तरफ हम लोग कई बार जाते हैं तो मेट्रो स्टेशन के ऊपर और जो वहाँ पे स्टेशन और वहाँ पे टेस्टिंग जो लैब जो लगी हुई थी, जो अभियान चला हुआ था, उसमें कमी क्यों दिल्ली सरकार ने की है? वो केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि हम 3 लाख टेस्ट डेली कर सकते हैं, आज वो 67,000 मात्र टेस्ट क्यों कर रहे हैं दिल्ली प्रदेश के अंदर? क्योंकि ये दिखाने के लिए, क्योंकि अगर टेस्ट ज्यादा करेंगे तो उसके अंदर पॉजिटिव रेशो ज्यादा आएगा, इसलिए अपनी संख्या को घटाने के लिए वो इस तरह के काम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो सख्ती बरते। हरियाणा प्रदेश तो साथ है उनके, हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, और हम सब लोग तो दिन रात उनसे ये चीज कहते हैं कि आप सख्ती बरतिए, आप अपने यहाँ पे नियम सख्त बनाइए, उनको फॉलो कराइए। आज उस शनिवार इतवार को अगर वो वीकेंड कर्फ्यू लगाते हैं तो उसमें सहयोग करते हैं हम लोग, उसमें कहाँ कौन सी बड़ी बात है। तो हरियाणा प्रदेश पूरी तरह से इसमें साथ है। ठीक है, अगर यही सवाल हरियाणा सरकार के लिए कर दें कि हरियाणा के अंदर भी सख्ती बढ़ा देनी चाहिए, क्या कर पाएंगे? देखिए शुभेंदु जी, मुझे भी थोड़ा जुकाम की शिकायत है। टेस्ट करा लीजिएगा सर। मैं तो टेस्ट करा लिया, कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ सर, जरा थोड़ा सा आप पानी पी लीजिए। हमारे साथ पुनीता जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में है। पुनीता जी, मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जिस तेज़ी के साथ अब ग्राफ बढ़ रहा है, आप भी जिसका अंदेशा जता रहे हैं कि बहुत पीक पर आ सकता है कोरोना, तो उस दौरान हमें कुछ हद तक, क्योंकि मैं वापस जब इससे पहले तक आपसे सवाल किया था तो मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या कुछ हद तक और हमें आगे एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, कुछ और सख्ती करने की ज़रूरत है, क्या हमें करना चाहिए ताकि हम लोगों को बचा सकें? थोड़ा बहुत सख्ती की तो जरूरत है ही। पहले तो लोगों को सेल्फ अनुशासन में रहना चाहिए कि लोग खुद ही घर से बाहर ना निकलें। गवर्नमेंट की तरफ से 6 बजे सब दुकानें बंद हो जाती हैं और शाम को निकलना बाहर है, बट फिर भी देखो लोग घूम रहे होते हैं। तो एक तरह से अपने आप पे भी अनुशासन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जब निकलें, अगर आपको बहुत जरूरी है निकलना तो मास्क जरूर पहने, और प्रेफरेबली डबल मास्क पहने, तो आपको ठंड से भी जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी कम होगी और आपको वैसे ओमिक्रॉन का खतरा भी कम रहेगा। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमें सबको मालूम है कि ओमिक्रॉन एकदम जल्दी से फैलता है, कि अगर एक कमरे में 50 लोग हैं तो सबको हो सकता है ओमिक्रॉन। उसमें चाहे कम विरुलेंसी वाला हो, कम उसका हो, लेकिन होगा जरूर आपको। तो इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में खुद ही नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती है कि एक तो वो कह रहे हैं कि आपको जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं है वैक्सीनेशन का, आपको किसी जगह अंदर आने नहीं दिया जाएगा। स्कूल्स में बच्चों को कहा गया कि वैक्सीनेशन स्कूल में शुरू हो गया है, वैक्सीनेशन के बिना भी बच्चों को अलाउड नहीं आना। तो सख्ती जो है, अब इतनी सख्ती के बावजूद भी अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार डेफिनेटली करेगी कि किस हिसाब से और इसको बढ़ाया जा सकता है। जहां तक लोगों को आने जाने का है, देखो सबको अपना काम भी करना है, लोगों को जॉब पे भी जाना है, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड की वजह से ऑलरेडी बहुत लोगों को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है लोगों को। तो वो काम तो डेफिनेटली करना ही करना है सबको, लेकिन हाँ इस तरीके से गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि अगर फैल रहा है तो थोड़े दिनों के लिए थोड़ी सी और सख्ती बढ़ा दी जाए कि मेट्रो में जैसे लोगों को जाना आना है, बसेस में जाना है, तो उनकी क्षमता थोड़ी और कम कर दी जाए, लेकिन बसेस बढ़ा दी जाए ताकि लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, मैं एक सवाल और आम लोगों के जहन में जो सवाल आता है ना कि ये सवाल, क्योंकि इलेक्शन के दौर में बहुत तेजी के साथ लोगों के जहन में चल रहा है, ये कह दिया जा रहा है कि दिन में तो जो है कर्फ्यू लगा दिया जाता है, दिन में रैलियां चलती रहती हैं, रात में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, तो क्या सिर्फ रात में ही कोरोना आता है? ये अक्सर कह दिया जाता है, ये इस तरीके के सवाल उठते हैं। हालांकि इसका अजय सिंगला जी भी कह रहे थे कि हमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों का इस पर ध्यान रखना चाहिए, हमें कोई भी ऐसी फिजिकल रैली नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हो रही है खैर यूपी में। बिल्कुल, देखो ऐसा नहीं कि कोरोना दिन में और रात का ऐसा नहीं देखा जाता है। ये तो है कि जो हम बोलते हैं उसको हमें खुद भी फॉलो करना चाहिए। ये सबके लिए लागू होता है, चाहे कोई छोटा बच्चा है, चाहे कोई बड़ा इंसान है, कोई किसी पद पे है, वो सबके लिए लागू होता है। अब डॉक्टर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को मजबूरी है, उनको तो हॉस्पिटल जाना है, उनको पेशेंट्स भी देखने हैं, बट जिन लोगों को कोई मजबूरी नहीं है वो लोग अपना घर से बाहर ना निकले। गवर्नमेंट की तरफ से अगर 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगा है, पार्टीज में रोक लगी है, तो उससे काफी केसेस रुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। अगर आप मानिए कि न्यू ईयर की पार्टीज पे रोक नहीं लगी होती या ऐसी चीजें नहीं होती तो और भी कितने केसेस होते। लेकिन फिर भी कुछ लोग नासमझी तो करते हैं। लेकिन अभी भी आप शाम को अगर 6 बजे कहीं मार्केट में जाओ तो पूरी मार्केट बंद है, लोग बिना मतलब के जो वैसे सड़क पे वैसे घूम रहे होंगे तो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सबको हिदायत है कि ना करें।
और कोरोना या कोविड या ओमिक्रॉन ने किसी को भी ये नहीं, छोटा बच्चा बड़ा बुजुर्ग पार्टी नेता किसी को नहीं देखता, कोई धर्म जाति भी नहीं देखता वो, और किसी वक्त पुनीता जी मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। मैं जरा वापस जब आऊंगा तो एक सवाल मैं फिर से दे करके जा रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि लोगों के मन में ना बड़ा सवाल है कि क्या अब ये जो बड़ा खतरा है कोरोना का वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है क्या? क्योंकि पहले डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, लेकिन अब ओमिक्रॉन के आने से लोगों के मन में, और कुछ ऐसे वैज्ञानिक है जिनका ये कहना है कि इसके आने के बाद जो मारक क्षमता है ना, इसकी मोर्टेलिटी रेट है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और ये बड़ी राहत भरी खबर भी है, और इसी राहत भरी खबर को मैं जरा आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं अजय सिंगला जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी भी लोगों के मन में एक बड़ा डर है, डर इस बात को लेकर के कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। ये लॉकडाउन, हालांकि सरकार की तरफ से भी भरोसा दिया जा रहा है कि अगर आप सावधानी बरतेंगे तो ऐसा कोई भी सख्ती भरा कदम नहीं उठाया जाएगा, लेकिन लोगों के मन की इस शंका को कैसे दूर किया जाएगा? क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं ये जो प्रवासी मजदूर हैं वो वापस अपने घरों की तरफ पलायन करते हुए नजर आते हैं। कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा प्रश्न। लॉकडाउन आप किसको बोलते हैं? डर, डर पैदा हो गया है जनता के दिल। मैं बिल्कुल बॉर्डर पर रहता हूं, कालका हल्के में, हरियाणा में, जहां से हिमाचल शुरू होता है। दो बातें कहना चाहूंगा। जैसे ही बात आई, आप कह रहे कि दिल्ली के कारण हरियाणा में कोरोना आ रहा है, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं। मैं तो बॉर्डर पे बैठा हूं, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट कालका, इसको रेड जोन में डाला हुआ है, दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर। उनकी बात में दम नहीं है। हमारे ऊपर बंदिश लगा दी गई कि 6 बजे दुकानदार दौड़ जाएंगे। मैं एक दुकानदार आदमी हूं। आप मुझे बताइए हमारी कोरोना की कितनी तैयारी है कि आज भी हमारी सरकार हमें कह रही है कारोबार बंद करो, धंधा बंद करो, कुंडे लगा के बैठ जाओ। इतनी तैयारी है हमारी। उधर हिमाचल ने 6 बजे बंद कर दिया। हिमाचल से यहां लोग नहीं आ रहे अपनी खरीदारी करने। ये एक निराशा पैदा कर दी सरकार ने, हौसला नहीं दिया। शुभेंदु जी, हमारे एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़े लोग हैं जो रेडी फड़ी से अपना जीवन चलाते हैं, जिनकी जिंदगी शाम को 5 बजे कारोबार शुरू होता है। सब घर बैठा दिए सरकार ने। मैं मानता हूं सरकार में दम होना आप चाहिए ये था। कहना चाह रहे हैं सर, ठीक है, मैं इसी में एक सवाल जोड़ देता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये सख्ती नहीं की जानी चाहिए? मैं आपसे फिर वही निवेदन करना चाह रहा हूं। हाँ। सरकार को हौसला देना चाहिए था, सचेत करना चाहिए था कि आप डरो मत, अपना काम करो, मास्क लगाओ, आप दूरी बनाओ। लोगों को घर बैठा के उनका रोजगार नहीं छीनना चाहिए था। बेरोजगारी पहले ही बढ़ रही है और बेरोजगार कर रही है सरकार। आप दोनों पहलू लेकर चलिए, एक पहलू से दुनिया नहीं चलती। क्या मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि यूपी में दिल्ली सरकार भी कह सकती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रोज वहां पे लाखों की रैलियां की, इसलिए कोरोना फैला है। आप आम जनता पर तो दोषारोपण करते हैं। इसमें सभी राजनीतिक दल है सर, मैं इसमें वही कह रहा हूं। मेरी बात सुनिए, इसमें प्रियंका गांधी भी हैं, इसमें अखिलेश यादव भी हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। सभी एक मत होकर के कह दीजिए ना कि नहीं, चुनाव नहीं करवाने हैं। सरकार का कोई अधिकार इलेक्शन नहीं कमीशन ने जब अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ बैठक होती है तो उसमें पूछा जाता है ना, किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं कहा कि आपको चुनाव नहीं करवाने चाहिए, सबने कहा कि समय पर चुनाव करवाएं। वही बात है ना कि राजनीति में सब कुछ होता है, लेकिन लोगों की जान की सुरक्षा में बड़ा सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, इसमें ओंकार जी को मैं जरा जोड़ रहा हूँ, समय थोड़ा सा कम है। ओंकार जी, मैं जरा सुनिए मेरी बात। हाँ, बड़ा कम समय, जल्दी से बात पूरी कीजिए। क्या आज तीसरी लहर पर भी हमारी इतनी तैयारी है कि हम लोगों का रोजगार बंद कर दे? प्रश्न तो ये है, प्रश्न ये कि लोगों का रोजगार बंद करके प्रश्न तो ये है सर, ऑप्शन तो बताइए ना। सवाल खड़े करना नहीं, सिर्फ उसका समाधान करना भी है, सहयोग करना है। तो उसका समाधान लोगों के पास अपने पास है कि वो तैयार हैं। वो इस कोरोना के प्रति सचेत हैं। उनको पता है इंजेक्शन लगवाना है, उनको पता है सोशल डिस्टेंस बनवाना है, उनको पता है मास्क लगवाना है। फिर भी संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं ना सर, बहुत तेजी के साथ, इसीलिए पीक पर आ रहे हैं ना हम। क्या ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल, इसमें मैं मानता हूं कि इसमें सरकार को कुछ और व्यवस्थाएं तय कर देनी चाहिए, विपक्ष की बातों को भी यहां पर सुनने की जरूरत है। ठीक है, ओंकार सिंह जी, इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं। इसमें अब ये कहा जा रहा है कि आप जो है व्यापार को 6 बजे तक बंद कर दिया, दुकानें बंद कर दी, इसमें ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना, विकल्प क्या होना चाहिए? अब हमें लोगों की जान को भी तो बचाना है।
जान तो बहुत जरूरी है, जान है तो जहान है। लेकिन इसके साथ मैं कहना चाहूंगा, आज सरकार की कुछ गलतियों की वजह से लोगों में कोरोना का डर खत्म हो चुका है। सच्चाई तो ये है, आज आप जहाँ कहीं भी बैठे हो लोग कहते हैं क्या कोरोना वोरोना, कुछ नहीं है। इसके कारण, इसके 2-3 मुख्य कारण है। पहला कारण जो सरकारी रैलियां हुई उसकी वजह से लोगों में डर धीरे धीरे खत्म होता चला गया। आज लोग कोरोना से इतना डर नहीं रहे जितना भूखे मरने से डर रहे हैं। लोग अपने व्यापार को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। दूसरा, जब कोरोना की पहली लहर आई, आप देख सकते हो हम एक साइंस के युग में जी रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, ताली बजवा दी, ताली बजवा दी, अरे दिया जलवा दिया, लाइट बंद करके मोमबत्ती जलवा दी, ऐसे ऐसे तो इन्होंने काम कर दिए। अब एक बात मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, ओमिक्रॉन की है, आज देश में 2.5 लाख से ऊपर केस आ रहे हैं और इसमें ओमिक्रॉन के केस सिर्फ मात्र 10,000 से भी कम है। मैं अपने भाई से पूछना चाहूंगा, बाकी के केस क्या पहले हमने इनकी टेस्टिंग बंद कर दी थी, या पहले हम झूठ बोल रहे थे कि खत्म हो गया? क्या अभी कोरोना की लहर चली जा रही है, दूसरी लहर? ये कौन से पॉइंट है तो आप कर रहे हो? लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए, लोगों में डर खत्म करने के लिए विजेंद्र भाई से निवेदन है, तो आप एक कम व्हाइट पेपर जारी कीजिए। आपने बहुत बड़े आंकड़े दिए हमारे को। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अनुसार 1,000 पेशेंट्स के ऊपर 2 बेड की आवश्यकता है। हरियाणा में 2,90,00,000 लोग रहते हैं, 58,000 बेड की आवश्यकता है, जबकि हमारे पास 20,000 बेड अवेलेबल। ठीक है सर, ठीक है, मेरे भाई से रिक्वेस्ट है। ठीक है। अब जरा जवाब ले लेते हैं, समय थोड़ा सा कम है, जरा जल्दी से जवाब ले लेते हैं, जरा जवाब लेते हैं। आपने कई सवाल किए, जरा उनका जवाब ले लेते हैं। विजेंद्र जी अब जरा जवाब दे दीजिए। देखिए, जनता को तो सिर्फ इतना चाहिए कि आप जो व्यवस्थाएं आप आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं ना, जमीन पर उनको मिलनी चाहिए, बस सीधा सा सवाल ये है। देखिए आंकड़े, शुभेंदु जी, आंकड़े तभी आते हैं जब जमीनी स्तर पे काम होता है। और जिस तरह से आपने पिछली दफा बोला था, हरियाणा सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए, हरियाणा सरकार पहले से सख्ती बरते हुए है। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज देखिए, पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं इस विषय पर पूरा फोकस करके नियमित रूप से अधिकारियों के साथ में, डॉक्टरों के साथ में जो बैठकें कर रहे हैं। इसके साथ साथ चाहे स्कूल है, कॉलेज है, जिम है, इन सबको बंद करके और बाजारों को 6 बजे बंद करने पे मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि हमारे अजय सिंगला जी इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जबकि उनके खुद के कांग्रेसी राज्यों में ये नियम सबसे पहले लागू हुए हैं। तो उनको तो सबसे पहले वहां पे सलाह देनी चाहिए, अपनी उनको बताना चाहिए कांग्रेसी राज्यों के अंदर। और आज सबसे बुरा हाल पहली लहर में, दूसरी लहर में, अगर बंसल जी सुन लीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला सिंगला जी, देखिए सबसे ज्यादा अगर बुरा हाल हुआ था शुभेंदु जी पहले दूसरी लहर में, तो कांग्रेसी राज्यों के अंदर हुआ था, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो पंजाब है। और दूसरा, जहां तक देखिए नहीं, हमें साथ मिलकर के चलने की जरूरत है। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूँ, माफी के साथ रुक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। माफी के साथ रुकना पड़ रहा है क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर ये चीज तो साफ है कि कोरोना का ग्राफ अगर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है तो ऐसे में हमें बहुत हद तक सावधानी बरतने की जरूरत है। और बीता जो 1 साल है वैक्सीनेशन का, इसमें हमने बहुत हद तक उपलब्धि भी हासिल की है, लेकिन चुनौती अभी भी बड़ी है। अभी भी हमें एक बड़े तबके को वैक्सीनेट करना बाकी है ये, लेकिन सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। कैसे उसको पूरा किया जाएगा, ये देखने वाली चीजें। तो इस में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।